हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, कुछ अराउंड 6 नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई हैव रिटन डाउन ओवर माय व्हाइट बोर्ड। इसका मतलब मैं 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं और वो भी किस पे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पे। ठीक है, इस 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मैंने कुछ वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश की है। कुछ प्रॉब्लम मैंने ग्राफिकल रखे हैं, कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस रखे हुए हैं और कुछ प्रॉब्लम मैंने गेट से लिए हुए हैं। तो ये पूरी वैरायटीज को कवर करके देगा और इन फ्यूचर यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल। अग्री करते हैं? ध्यान देंगे, इससे पहले वीडियो में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरेटिकल एंगल को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। चाहे वो सबसे पहली बात तो ये हो कि आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होना चाहिए, NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, जहां p था सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन इंडिविजुअल ट्रायल, q था फेलियर प्रोबेबिलिटी इन इंडिविजुअल ट्रायल, n था नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, x था नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कुछ नीड को फुलफिल करना होगा, एंड दैट इज नथिंग बट द डिस्क्रीट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेकिंग द लोअर मोस्ट वैल्यू ऑफ योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टू द हायर मोस्ट वैल्यू ऑफ योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वैल्यू हैज टू बी 1। वो मैंने पहले प्रूफ किया था। x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू n तक आपके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जब मैंने डिस्क्रीट सम किया था, वैल्यू वाज गॉट टू बी 1, जहां x था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्यों था? क्योंकि x जो है वो क्या कर रहा था? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है रैंडमली इट वाज वेरिंग, लेकिन अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस देखे तो वो क्या था? फाइनाइटली काउंटेबल था, और जो वैल्यूज भी ले रहा था ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज अचीव कर रहा था। लाइक अगर आप रिकॉल करें तो x की वैल्यू स्टार्ट होती थी 0 से, जाती थी n तक, बट द वैल्यूज वाज ऑलवेज इंटीजर। दैट मींस इट स्टार्ट फ्रॉम 0, और वी कैन से द नंबर वाज ऑलवेज अ होल नंबर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. It do not take any intermediate values, straight away it jump to 1. It do not take any intermediate values, straight away it jump to 2. Why? Because we are going to talk about the number. The number of success could be 0, 1, 2, but it can't be in between 0 to 1. So that is why it is discrete in nature, and that too, number of possible outcomes are finitely countable. So that is why it was called discrete random variable. तो अगर x discrete random variable है तो इसके character को decide करने के लिए basically the two different tools we had to use. First is central tendency, and once we are calculating the central tendency, definitely what is the basic feeling of it? If you are calculating the central tendency, the basic feeling is quite normal. You had to use, or you had to evaluate the mean of your discrete random variable, which was mu of x, or x bar, which was got to be np. We have already seen it using a numerical also, that the value is, it's a np. And similarly, if you wanted to know its dispersion, how the individual discrete random variables has been dispersed or it has been distributed, for that we calculated what variance, which was sigma square, was got to be the value of npq. So covering those all aspects, I have designed few number of problems, and from this few number of problems we are going to demonstrate numerically the basic concept of the binomial theorem. Agreed? So let's get started. See what the problem says. A fair die is rolled 5 number of times. That means a die is a fair, and as far as the probability is concerned, your events or your experiment has to be fair. That is not a big deal. But number of times, how many number of times you did it? 5 number of times you did it. That means the number of trials are, for this particular problem, the number of trials are n is equals to of 5. That's fine. Find the probability for getting, it's not head, my boss, it's getting 6. We can write getting 6. That means in individual trial, as I have already said, in individual trial you will be defining your success very precisely, and moreover the success probability in individual trial should not get changed. You cannot say in future the 6 is the success in first trial and even is the success in second trial. No, they have to be very similar, and the value of p should not get changed in individual trial. That means n is equals to 5, and that over p is nothing but the success probability in individual trial. What is the success probability? That is nothing but getting face as 6 out of 6 number of faces, and that is nothing but 1 by 6. Keep in mind the p is nothing but the success probability in individual trial, and the value should not get changed, and it is not changing because still my success is nothing but getting 6 in individual trial. That's a different thing. I am going to talk about the exactly 2 times we had to get 6, here exactly thrice, so on and so forth. Agreed? So n is gone, p is gone, and once the p is known, definitely we can get the value of q also. The q is gonna be 1 minus 1 by 6, that's gonna be 5 by 6.
That's gonna be 5 by 6. Agreed? So now if we start with the first problem, every data is known except x, but here it has been clearly given getting 6 exactly twice. That means as far as this problem is concerned, we had to feed x is equals to 2. X is equals to 2. So what we are going to do over here, we'll recall the probability mass function given by the binomial that used to be NCX. Do one thing, first time I am going to write, but in future I won't do that, into the q to the power n minus x. N minus x. For this problem, n is clearly known to me. That's a 5c2. What is the p over there? P is nothing but 1 by 6. 1 by 6 to the power x. For this particular statement, it is nothing but 2. Q is nothing but 5 by 6. N minus x. What is the n over here? It's a 5. What is the x over there? It's a 2. Put together, it's gonna be 3. आप एक चीज ध्यान देंगे, इनके जो पावर का जो क्या होगा, सम होगा, that will always be equals to of n. देख भी सकते हैं, x और n माइनस एक्स को जब ऐड करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, n के बराबर होगा. तो कई बार कंफ्यूजन भी होता है, तो यहां से आप इसको दूर कर सकते हैं. मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से आंसर निकालना मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, वो घर में बैठ के आप शांति से निकालो इसका एरिया, सॉरी रिजल्ट. आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, जस्ट फिट इट इन योर कैलकुलेटर एंड गेट द आंसर आउट ऑफ इट. ठीक है, तो यहां से आपको एग्जैक्टली पता चलता है व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर. एंड वंस वी कम डाउन टू द एग्जैक्टली थ्राइस, दैट मींस द सिनेरियो हैज नॉट गॉट चेंज्ड. The statement remains very same for the what question number B also. That means x is still 2. That means now NCX, n is nothing but 5, 6, sorry, it's a thrice, so 3. P to the power x, P remains very same. That is nothing but 1 by 6 to the power x. X is nothing but 3. Q is nothing but 5 by 6 to the power, either you can take n minus x or 3 plus something, it has to be there such that the value has to be n, which is equals to 5. So here it's gonna be 2. Here it's gonna be 2. And again, as I said, easily you will be able to calculate this value. My area of concern is not to get this result. मेरा area of concern है कि आप इस फॉर्म में अपने प्रॉब्लम को लेके आ पा रहे हो या नहीं लेके आ पा रहे हो. Is it part clear? Now, similarly, if you come down to the question number C, what it says, at least one. What it says, at least one. At least one, what is the basic feeling of it? That means the x could have the possible values as 1, 2, 3, 4, 5. Why? Because the x could have the possible values from 0 to n, and here the value of n is 5, but it is saying at least once. That means the 0 had to get dropped. So I had dropped 0, but we had to start from 1 till the maximum value of x, which is nothing but n, which is nothing but 5 for this problem. That means we had to take b, which used to be x n p. I am writing it x n. What is the n over here? The n is clearly known for this problem. It is 5. P is nothing but 1 upon 6. We had to discretely sum it out by keeping x is equals to 1 till 5. इसका मतलब ये क्या होगा, सबसे पहले होगा 5c1, 1 by 6 to the power 1, 5 by 6 to the power 4 प्लस. ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा कहाँ तक, 5 तक. लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है भाई, कैन आई राइट दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको कहाँ 0 से 5 तक सम करते हैं तो वैल्यू होती 1. लेकिन इसमें से आपने केवल एक इवेंट छोड़ा है, और वो भी कब, जब x की वैल्यू 0 थी. तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे देन ऑल्सो इट्स गुड. नो, x इज इक्वल्स टू 0, 5, 1 by 6. अग्री करते हैं? तो ये वैल्यू निकालना कोई बहुत टफ टास्क तो नहीं है. चलो मैं कहाँ निकालता हूँ, यहाँ निकालता हूँ, थोड़ी देर में रब आउट कर दूंगा. ये वैल्यू होगी 1 माइनस ऑफ बाइनोमियल. क्या होता है, NCX. n कितना है मेरे भाई, n जो है वो 5 है. Cx कितना है, 0 है. P तो क्लियर है भैया, 1 by 6 टू द पावर x कितना है, 0 है. Q 5 by 6 टू द पावर n माइनस x. सीधी सी बात है, इनके पावर का एडिशन जो होगा वो अभी भी 5 होगा. तो ये भी तो इसका एक पॉसिबल आंसर था. तो या तो एक तरीका ये था कि आप 1, 2, 3, 4, 5 ये निकाल के इसका कैलकुलेशन करते रहें, आप इसका आंसर निकाल लेंगे. या फिर दूसरा तरीका ये है, अगर 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाता तो इनका नेट सम जो होता वो PMF के कंप्लीट वैल्यू के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू 1. आप उसमें से केवल क्या निकाल लें, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एग्जैक्टली 0 नंबर ऑफ 6, वो कर लिए तो आपका आंसर सेम आएगा.
अग्री कर रहे हैं? सो फ्रॉम हियर ऑल्सो विल बी इजिली एबल टू गेट द आंसर आउट ऑफ इट. समझ में आता है? जस्ट अ मिनट. हियर इट्स गोना बी 6 नो. या हियर इट्स गोना बी 6. तो आप यहां से भी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे. नाउ इफ यू कम डाउन टू द नेक्स्ट, एट मैक्स 4 times. यार एट मैक्स 4 times, that means you have to take x starts from 0 till 4 binomial distribution B, where the x can take its value from 0 to 4, n is 5 and p is still 1/6. तो इसका मतलब आप डिस्क्रीट सम करें इसका कहां से कहां तक, x is equals to 0 1 2 3 4 तक. या फिर दूसरा तरीका ये था, इसमें एक ही डेटा तो छूट रहा है. अगर ये 0 से 5 तक होता तो वैल्यू वुड हैव बीन 1. इसमें केवल एक डेटा छूटेगा, 1 माइनस बाइनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 1/6. So the answer would have been 1 minus, here NCX, what is the n over here is a 5 out of 5. In all 5 sequences we wanted to have the value as success or value as 6. P to the power x, what is the p over there? Q to the power x, what is that? 5/6 to the power 0. So अगर आप इसका आंसर निकालना चाहेंगे, so for the first problem this is what your answer is. For second problem, this is what your answer is. That's a different thing. Numerically, you'll be able to that answer. This will be your answer is, or we can write this as your answer is. Similarly, if we are going to talk about the at max 4 times the 6 has occurred, for that the answer is gonna be 1 minus 5 cx. X is nothing but 5. 1/6 to the power 5 into 5/6 to the power 0. चलो इसी सीक्वेंस में अपन now we are going to then take next problem. This problem has come in GATE mechanical year of 1998. Let's see what the problem states. A die is rolled 3 times. The probability that exactly one odd number turns up among the 3 outcome. तो कहीं ना कहीं यहां बात हुई है ट्रायल की, एग्जैक्ट सक्सेस की. तो ये प्रॉब्लम शायद एड्रेस हो सकता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से. रीड करते हैं कि यहां से मैं अपना n, x, p और q निकाल पाता हूं कि नहीं. देखिए एक डाई को कितनी बार रोल किया गया है? 3 बार. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो टोटल नंबर ऑफ ट्राई किया है या ट्रायल का जो क्या है नंबर्स है वो क्या है? 3 है. तो मैंने I have taken n is equals to 3. The probability that exactly, the word exactly का मतलब आपको exact number of जो सक्सेस चाहिए वो कितना चाहिए? 1. तो यहां कायदे से किसी एक इवेंट के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है. प्रॉब्लम फिर से बाइनोमियल से कनेक्ट होता है 1. तो 1 कहीं ना कहीं देख के समझ में आता है कि कल के दिन ये x को कनेक्ट कर रहा है 1. ठीक. लेकिन आप जो p है उसको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट से डिसाइड होगी. वो इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर टर्न्स अप. इसका मतलब जो ऑड ऊपर की तरफ आएगा ना वो कायदे से किसी भी एक इवेंट के सक्सेस को डिफाइन करेगा. इसका मतलब अगर ऑड आ गया तो वो सक्सेस क्या हो गया? सक्सीड हो गया या फिर वो ट्रायल सक्सीड हो गया, और अगर इवन आ गया तो फेल कर गया. तो यहां से ध्यान देना, कल के दिन आप यहां से p भी निकाल लेंगे. इंडिविजुअल इवेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑड्स विच कुड बी 1 3 5 आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6. फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 6. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स in your sample space which is favors you is 3, put together is gonna be 1/2. तो यार क्या निकालना है? आगे तो कुछ बचा नहीं. आपको b निकालना है where x is equals to of 1, n is equals to of 2, thereafter p is equals to of half and even q is also gonna be half. वैसे खाली p लिखते हैं, q नहीं लिखते हैं, क्योंकि कई जगह एग्जाम में ऐसा भी लिखा जाता है, जैसे मैंने इसको 5/6 लिखा है ना q, कई जगह लिखा जाता है 1 माइनस p. तो वहां से भी q लिखने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज वंस यू नो द वैल्यू ऑफ p बाय डिफॉल्ट यू नो द वैल्यू ऑफ q. होता क्या है इसका एक्सप्लेनेशन बोलेंगे. n कितना है मेरे भाई? 2. सॉरी n कितना है? 3 है. 3. n कितना है? 3. c x is how much? 1 into thereafter p is gonna be half times of x, that's a 1, half times of that's a q, n minus x, that's nothing but 3 minus 1, that's a 2 again. That's a 2 again. Put together the answer would be 3c1, nc1 मैंने पहले पढ़ा हुआ है, that will be 3 itself, into 1 divided by of 2 to the power 3, that will become 1/8
आंसर इज गोना बी 3/8 फॉर दिस प्रॉब्लम। एक तरीका और भी था यार, एक चीज ध्यान देना, डाई को अगर आपने रोल किया तो इसके आउटकम जो इंडिविजुअल आउटकम थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट आउटकम थे, और टोटल आपको एग्जैक्टली एक बार क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो सीक्वेंस कुड हैव बीन even in first trial and odd in second trial and even in third trial, or it could have been odd in first trial, even in second trial, even in third trial, or even in first trial and even in second trial and odd in second trial। और ये सब के सब जो इवेंट है ना आपस में इंडिपेंडेंट है। तो भाई सीधी सी बात है, इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो ये क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2, और इवेंट फिर से क्या होगा 1/2। ये कितना हुआ, 1/8 हुआ। और ये वैल्यूज जो है ना, ये वैल्यू ये रिपीट करेंगी, क्योंकि यहां भी 1/2 1/2 1/2 आएगा, यहां भी 1/2 1/2 1/2 आएगा, और जब इसको एडअप करेंगे ना 3 बाहर की तरफ आएगा, और आंसर अभी भी कितना है, 3/8 है। तो चाहते तो आप इसको क्या कर सकते थे, एक मैनुअल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, और या फिर इसका एक तरीका जो था वो क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम भी था। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि यहां तो आपको शायद दोनों से सॉल्व करना आसान लगे, बट जिस दिन नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा हो जाए, डेफिनेटली आपको इस मैनुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अग्रीड? सो इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। इफ 20% मैनेजर्स आर टेक्नोक्रेट्स, इसका मतलब मैनेजर एक आदमी को आपने पिक किया जो मैनेजर है, उसके टेक्नोक्रेट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। तो मैंने P इज इक्वल्स टू लिख लिया है 20%, विच इज इक्वल्स टू 0.2। द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम कमिटी ऑफ 5 मैनेजर, तो आपने क्या किया, 5 मैनेजर की कमिटी बनाई है। 5 मैनेजर कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 टेक्नोक्रेट, जिसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ट्रायल समझ में आता है 5, और उसमें नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो कितना है, 2। क्यों? क्योंकि सक्सेस जो है वो क्या है, उस मैनेजर के टेक्नोक्रेट होने की क्या है, अस्तित्वता है। तो कुल मिला के 5 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल है, और जो 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है। और जो आपका नंबर ऑफ सक्सेस होगा ना, या इवेंट जिसको आपको रिपीट करना है, कितनी बार करना है, 2 बार रिपीट करना है। तो जिस इवेंट को आप 2 बार रिपीट करना चाहते हो, वो इवेंट जो है इंडिविजुअल ट्रायल में जाके क्या बनेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बनाएगा। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कुछ नहीं होगा, किसी भी एक मैनेजर के टेक्नोक्रेट की होने की प्रोबेबिलिटी ही क्या होगी, P होगी। सो आसानी से इस प्रॉब्लम को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये होगा NCX, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऑल्दो यू कैन राइट दैट, NCX into P is nothing but 0.2 to the power X, that's a 2, then Q, that's a 1 minus 0.2, that's a 0.8 to the power कितना होने जा रहा है भाई मेरे, 3। तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे और बोलोगे तो आई कैन गेट दैट आंसर। सो हियर इज गोना बी 5C2 which is getting multiplied with 0.2 to the power 2 into 0.8 to the power 3। 5C2, okay. So answer is somewhere 0.2048। ठीक है, बाकी एक बार और भी चेक कर लेंगे। बट यस, दिस वाज द प्रॉब्लम फ्रॉम गेट मैकेनिकल ईयर ऑफ 1993। दिस प्रॉब्लम इज ऑलरेडी डन फ्रॉम माय साइड। अग्री करते हैं? चलिए, तो इसी सीक्वेंस में एक नया सा प्रॉब्लम फ्रेम किया गया है, गेट TF ईयर ऑफ 2019 का था। ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का फ्लेवर दिया गया है। तो अभी तक ये कोर प्रोबेबिलिटीज के प्रॉब्लम थे, मैंने जानबूझ के एक प्रॉब्लम पिक किया है ये, और ये जहां कायदे से आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल वाले पार्ट को जज किया जाएगा आपके प्रॉब्लम के थ्रू कि आप कितना अंडरस्टैंड करके बैठे हुए। देखो, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, भाई बिल्कुल है। कल के दिन आप ये जो एक्स लेके चल रहे हो ना, ये एक्स, ये रैंडम वेरिएबल ही तो है। ये बात अलग है कि एक्स को मैंने फिक्स कर दिया है 1, बट अगर एक्स वेरी करना चाहता तो ये 0 से 3 तक वेरी कर सकता था। सिमिलरली यहां भी जो एक्स है, भले आपने किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में x की वैल्यू फिक्स कर दी हो, बट x वेरी कर सकता था। तो अगर आप इस प्रॉब्लम में देखते हैं तो x कहां से कहां वेरी कर सकता था, 0 से 5 तक। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो x है वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस होता है, और नंबर ऑफ सक्सेस जो होगा वो कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, 0 से n तक, विथ मीन इज इक्वल्स टू 1 एंड वेरिएंस इज इक्वल्स टू 3/4। अगर आप रिकॉल करें तो यहां अगर मैं देखता हूं तो x जो है वो रैंडम वेरिएबल है। भाई ठीक है, कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा ये भी क्लियर रखना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, ये अपन ने पहले देखा है। ठीक, दिस इज व्हाट माय डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज। आगे ये लिखा हुआ है, इनका मीन जो है, मीन आपने देखा हुआ था मेरे भाई, NP जो था, मीन वाज NP विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1। ठीक, वेरिएंस जो है वो है 3/4 विच वाज इक्वल्स टू ऑफ NP into Q
for the binomial distribution and that is what equals to of 3/4. 3/4 ये आपको दो डेटास दिए हुए हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू 3 इज, आपको निकालना है p की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू ऑफ 3. x इज इक्वल्स टू ऑफ 3. तो इसके आगे इवेल्युएशन किया जा सकता है. ध्यान देना, npq, q क्या है 1 माइनस p ही तो है. तो npq को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस ऑफ p विच इज इक्वल्स टू ऑफ 3/4. मैं क्या कर रहा हूं, इसको np से डिवाइड कर रहा हूं. np विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1. ये क्लियर है? ऐसा कुछ है. तो कायदे से ये तो गया, बचा क्या 1 माइनस p इज इक्वल्स टू ऑफ 3/4. तो यहां से आसानी से समझ में आता है p जो होगा वो होगा 1/4. क्यों? क्योंकि 1 में से 1/4 घटाओगे तभी तो 3/4 आएगा. तो यहां से एक चीज और भी क्लियर हो गया साहब कि p की वैल्यू कितनी है 1/4 है. तो n की वैल्यू जो होगी इस प्रॉब्लम के लिए कितनी होगी 4 होगी. और जैसे अगर ये पता चलता है तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज डन. आपसे ये पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर गेटिंग, देखो फॉर गेटिंग x टेक्स द एग्जैक्ट वैल्यू एज 3. x की वैल्यू क्या निकालनी है आपको जब x क्या हो या नंबर ऑफ सक्सेस जो एग्जैक्टली क्या हो 3 हो. वैसे भी देख के समझ में आ रहा है भाई कि सक्सेस जो हो सकता है x क्या हो सकता था 0 1 2 3 4 के अलावा बाकी तो कुछ हो भी नहीं सकता था. चलिए निकाल लेते हैं. निकालने के लिए बेसिक थीम जो होगा वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. चलो यहां ले आता हूं मैं इसको. व्हाट इज गोना बी दैट फॉर्मूला? NCX. n कितना है मेरे भाई 4, c x कितना है 3, p कितना है 1/4 टू द पावर x. x कितना है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना. व्हाट इज x ओवर देयर 3 इनटू q. q जो होगा वो कितना होगा 1 माइनस ऑफ p दैट इज इक्वल्स टू 3/4 टू द पावर n माइनस x. 4 में से 3 गया, बचेगा 1. तो यहां से जो रिजल्ट आएगा ना दैट इज व्हाट योर आंसर इज गोइंग टू बी. ठीक, चलिए निकाल लेते हैं 1 मिनट. So 4c3, first we'll calculate the value of 4c3. It's gonna be 4c3. 4c3 is gonna be 4 itself. That's fine. 4 itself into 1 to the power 3. That's a 1 divided by a 4 to the power 3 into 3 divided by a 4. This and this went out. So the result is gonna be 3 divided by a 4 to the power 3. That's a 64. So as far as this problem is concerned, the answer is gonna be 3 divided by 64. तो although थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम ऑफ ट्रैक लगा होगा आप लोगों को, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा इसको संभल के अगर कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो आंसर इज क्वाइट ओके. और x की वैल्यू मैंने पहले भी बोला, इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर and that too the value has to fall in between 0 to n, including 0 and including, and the same thing has been asked. Is that part clear? So the answer is gonna be 3 divided by 64. अगर और चेक कर लेंगे, but yes, concept is gonna be completely this itself. Now we'll move it to the next one. Let's see what the problem states. A lot has 10% defective item. 10 items has been chosen from a lot. The probability that exactly 2 items are defective. यहाँ सक्सेस जो है ना वो कुछ नहीं, डिफेक्टिव आइटम को पिक करना. तो डिफेक्टिव आइटम ही इस प्रॉब्लम के लिए क्या है, सक्सेस है. तो कल के दिन इंडिविजुअल एक किसको अगर आपने उठाया आइटम को, उसके डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, p होगी. p कितना है भाई 10% बोले तो कितना 0.1. आपने टोटल कितनी बार ऐसा ट्राई किया है? टोटल आपने लॉट में से 10 आइटम थे, तो टोटल जो नंबर ऑफ ट्रायल थे वो 10 थे, और उसमें आपको सक्सेस जो चाहिए वो एग्जैक्टली कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए. ऐसे ही है, देखो ए लॉट हैज दिस डिफेक्टिव आइटम, द प्रोबेबिलिटी दैट आर इट एग्जैक्टली डिफेक्टिव. तो कल के दिन आपको x जो चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं 2. देखो कल के दिन प्रॉब्लम मजेदार क्या होता, 10% डिफेक्टिव देता और लॉट के 10 में से 2 के सही होने की प्रोबेबिलिटी पूछता. तब उस केस में n अभी भी 2 होता, x 2 होता, लेकिन उस समय जो क्या होता, सक्सेस प्रोबेबिलिटी इन इंडिविजुअल इवेंट p जो होता वो 0.1 नहीं होता, 0.9 होता. क्यों? क्योंकि आपने कायदे से 10 में से 2 है डिफेक्टिव आइटम्स नहीं निकाल रहे हो, 10 में से 2 जो है नॉन डिफेक्टिव आइटम निकाल रहे हो. एंड इन दैट केस p would have been 1 minus of 0.1 and the answer would have been 0.9 for the p itself. निकाल लिए. क्या होगा NCX, n is gonna be 10, CX is 2, p is nothing but 0.1 to the power x, that's a 2 into 1 minus of 0.1, that's a 0.9 to the power n minus x, that's nothing but 10 minus 2, that's a 8.
इसका भी आंसर निकाला जा सकता है. सो फर्स्ट विल गेट द वैल्यू ऑफ 10C2. द वैल्यू इज 45 इंटू 0.1 to the power 2 into 0.9 to the power 8 to the power 8. So the answer is coming somewhere. अग्रीड. तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ट्रायल सक्सेस में आपको प्रॉब्लम मिलेगा. तो देखो यहां थोड़ा सा एक अलग वैरायटी देखने को मिला होगा. यहां उस बंदे का टेक्नोक्रेट होना ही क्या था, आपका सक्सेस था. तो इंडिविजुअल बंदे को उठा के अगर आप सक्सेस प्रोबेबिलिटी खोजेंगे तो उसके टेक्नोक्रेट होने की प्रोबेबिलिटी ही उस इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होगी. और उसको समझदारी से मैंने पी लिया. तो कल के दिन जो आप सक्सेस की गिनतियां भी गिनोगे ना, वो जो आपने पी के लिए इवेंट डिसाइड किया था उसकी गिनतियां ही गिनोगे. जैसे जो पी था उस बंदे के टेक्नोक्रेट होने की प्रोबेबिलिटी, तो कल के दिन जो एक्स होगा ना, आपके टोटल नंबर ऑफ बंदों में टेक्नोक्रेट बंदे होने के नंबर्स होंगे या उनकी काउंटिंग होगी. जैसा पी जो था वो डिफेक्टिव आइटम के होने की प्रोबेबिलिटी थी, किसी भी एक आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी. तो कल के दिन जो सक्सेस होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, डिफेक्टिव आइटम्स के नंबर्स होंगे, जो आपके लिए क्या होगा, सक्सेस होगा. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कोई नहीं चाहेगा कि आपका आइटम डिफेक्टिव हो, तो आप चाहोगे कि भैया आपका सक्सेस जो हो वो डिफेक्टिव आइटम ना हो, कि क्या हो, नॉन डिफेक्टिव आइटम हो. बट प्रॉब्लम जैसा डिजाइन किया है उसके हिसाब से अपन समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन. इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है. देखो मैंने जो कर्व बनाया है वो बनाया है x वर्सेस द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन bxnp. ये पहले देखा हुआ है आपने. ठीक है. तो पहले भी आपने क्या किया था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए कर्व बनाया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कर्व बनाया था. तो ये कुछ नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का कर्व है. चलो जो आपकी ये ब्लूइश कर्व दिख रहा है ना, ब्लूइश कर्व, यहां मैंने p की वैल्यू ली है 0.5. इसका मतलब एक इवेंट के इंडिविजुअल इवेंट में होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 थी और टोटल नंबर ऑफ आपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है n = 20. दूसरे केस में भी p 0.5 था और यहां n कितना है, 40 है. लेकिन देखो इस ग्राफ को देख के अपन समझ कैसे जाएंगे. एक्चुअली में आगे जाके आप क्या पढ़ने जा रहे हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हो, उसको वहां से थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज 1/σ√/2 पाई एंड देयरआफ्टर इट वाज एक्सपोनेंट ऑफ x minus mu divided by of sigma whole square. x कहां से कहां तक था, x was -∞ till +∞. आप इन दोनों को कनेक्ट करके कुछ आउटकम्स निकाल सकते हो. क्यों, कल के दिन अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे ना, तो वहां आपके पास डॉट्स नहीं होंगे. यू विल हैव अ कंटिन्यूअस वेरिएशन इन x, बट हियर द वेरिएशन इन x विल बी डिस्क्रीट इन नेचर. जैसे कि यहां n 20 है ना, तो मैंने ब्लू के लिए 20 डॉट लिया है. क्यों, द फर्स्ट टाइम इट कैन टेक x is equals to 1, it can take x is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and it will go till 20 itself. It won't go beyond further. सिमिलरली रेड का जो मैंने लिया है ना, टोटल कितने डॉट लिए हैं, गिनती तो नहीं किया, टोटल कितने डॉट लिए, 40. बिकॉज p जो है वो बेसिकली x जो है इट कैन टेक द डिफरेंट वैल्यूज इंक्लूडिंग 0 to 40. अगर आप 0 को इंक्लूड करते हो तो चलो एक डॉट यहां भी ले लिए, 41 नंबर ऑफ डॉट्स यू हैव टेकन. लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, वहां जाके भी पढ़ोगे, सो ऑलमोस्ट द स्ट्रक्चर इज सेम लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक चीज ध्यान देना, अगर आप इनको और इनको कंपेयर करो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो चुका हो, 1 हो चुका हो. बिकॉज द एक्सपोनेंट x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू केवल हो सकती है 1. ठीक, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है तो इस पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/σ√/2 पाई. तो आज के बाद से ध्यान देना मेरे भाई, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना किसी भी केस में, वो होगी 1/σ√/2 पाई, 1/σ√/2 पाई, 2 पाई. तो अगर आप ब्लूइश कर्व के लिए अगर इसका मैक्सिमम पीक बनाने की कोशिश करते हैं तो सब डेटा तो नोन है आपको. 1/, आपने जो सिग्मा लेना है, सिग्मा व्हाट यूज्ड टू बी द सिग्मा यूज्ड टू बी √/npq. चलो करते हैं, ये होगा √/n. n कितना है, 20, p कितना है 0.5 और q भी कितना होगा 0.5 स्क्वायर. √/ जो होने जा रहा है 2 पाई. जब आप ये डेटा फीड करेंगे तो इसकी आंसर आ रही है लगभग, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली, 0.18.
ठीक है। और सिमिलरली अगर आप इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहां भी ऐसे ही कुछ होगा, 1 अपॉन रेड के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 अपॉन सिग्मा, सिग्मा जो होगा वो कैसे निकलेगा, रूट ओवर NPQ, रूट ओवर NPQ बोले तो 40, P भी 0.5 है तो Q भी क्या होगा 0.5 ही होगा, सो इट्स गोना बी 0.5 स्क्वायर इनटू रूट 2 पाई। और जब ये वैल्यू निकाल रहे हो ना तो ये वैल्यू लगभग आ रही है 0.12। तो आज भी ध्यान देना, अगर आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी स्ट्रक्चर होगा तो इसका मैक्सिमम पीक जो होता है 1 अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई के बराबर होता है, जहां सिग्मा फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गोना बी रूट ओवर NPQ। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्क्वायर निकाला है आपने NPQ। तो कल के दिन प्रॉब्लम शायद ग्राफिकली पूछ ले और आपसे पूछ ले सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू तो निकल जाएगी। और ध्यान देना, कल के दिन आप जब क्या पढ़ोगे, ये पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू बी इवन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द रेफरेंस ऑफ म्यू। आगे जाके पढ़ोगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, तो आगे जाके देखेंगे एक्सपोनेंट लाइक ई विद इन अ ब्रैकेट x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा कर्व जो होगा वो सिमेट्रिकल किसके अलॉन्ग होगा, x इज इक्वल्स टू म्यू के अलॉन्ग होगा। तो अगर आप ब्लूइश कर्व देख रहे हो ना, ब्लूइश कर्व किसके अलॉन्ग सिमेट्रिकल है, लेफ्ट और राइट क्या है, सिमेट्रिकल है। किसके अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता है हमेशा, x इज इक्वल्स टू म्यू के। तो कायदे से आपका जो ब्लूइश कर्व है ना उसके लिए म्यू की वैल्यू 10 है, और सिमिलरली आपके लिए जो रेडिश कर्व है उसके लिए म्यू का वैल्यू क्या है, 20 है। और वैसे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है, n इंटू पी। तो आप देख सकते हो अगर आपने p 0.5 पिक किया और n 20 पिक किया तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा n इंटू पी कितना होगा मेरे भाई, 0.5 इंटू 20, और ये आ रहा है 10। तो मैंने पहले भी इसको कंप्यूटर में ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद सीधे सीधे यहाँ क्या किया है, एक्सप्रेस किया है। और यहाँ कैसे होगा, देखो n इंटू पी, रेड के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है, टोटल ट्रायल है 40 इंटू पी कितना 0.5, रिजल्ट अभी भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो कल के दिन इस टाइप के ग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक जगह मैं कंसोलिडेट कर लूँ इसे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। तो कल के दिन अगर आपके पास क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और वो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर स्ट्रक्चर हुआ तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसे ही होगा, x इज इक्वल्स टू 1 2 3, और तो बाकी कोई रैंडम वैल्यूज ले ही नहीं सकता, दैट्स फाइन। लेकिन आज के बाद से ध्यान देना, जो सिमेट्रिसिटी फॉर्म होगी वो हमेशा फॉर्म होगी x इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू के लिए। और इस प्रॉब्लम के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इट यूज्ड टू बी द वैल्यू ऑफ NP। नेक्स्ट, जो मैक्सिमम क्या होगा, बाइनोमियल मास फंक्शन की वैल्यू होगी, ये बाइनोमियल मास फंक्शन ही तो है XNP, वो होगी 1 अपॉन सिग्मा। अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम के लिए कितना था मेरे भाई, 2 पाई तो ऑलरेडी था, NPQ के बराबर होगी। तो कल के दिन शायद ग्राफ को देके आपसे कुछ पूछ लिया जाए, एक प्रॉब्लम पूछा भी गया है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। तो ये कहां से आया, कैसे आया, आप आगे जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे, बट यस वी हैव द टाइट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कुछ नहीं किया था, ये ग्राफ जो थे मैंने क्या किया है, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के लिए ड्रॉ किया। आप चाहो तो घर में जाकर ड्रॉ करना। बाइनोमियल एक फंक्शन ले लेना, n पता है आपको, p पता है, q पता है, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 20, आप डॉट लेते जाना। तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा कहां, एट x इज इक्वल्स टू 10 पे। सिमिलरली अगर रेड कर्व के लिए आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखने को मिलेगा 20। लेफ्ट और राइट ये सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल जो हुआ, ब्लूइश कर्व हुआ म्यू एट 10 पे, रेडिश कर्व हुआ म्यू एट 20 पे, और मैक्सिमम वैल्यूज जो जा रही हैं वो जा रही है 1 अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई। ठीक है, तो आई थिंक इतना डिटेल के बाद यू विल हैव फेयर मच आइडिया अबाउट दिस। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में विद प्रोजाइक क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।